आ जाओ, तो अब अपन नेक्स्ट देखेंगे मार्च 2024, ठीक है। उसमें पहले अपन देखेंगे इसका नेशनल। सबसे पहले न्यूज़ है अयोध्या राम मंदिर, ठीक है। अब देखो वैसे तो क्या है, ये सारा चीज़ें अपन जैसे देखी हो, लेकिन कुछ अलग बातें अपन जैसे देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्राण प्रतिष्ठा, तो ये जो जुड़ा हुआ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब धर्मनिरपेक्ष जो अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं अपने राज्य का, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं है, अपने है पंथ निरपेक्ष, पहली चीज तो ये है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और इसी का ही दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन है सेकुलर, तो पहली चीज तो ये है। और ये चीज कहाँ लिखी हुई है, अपने प्रियम्बल में लिखी हुई है, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, संविधान की आत्मा, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, ये जो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो शब्द है ना पंथ निरपेक्ष, ये मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है ना, और इंदिरा गांधी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। आज जो अपन संविधान देखते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा इस संविधान संशोधन से पलट के रख दिया था, मूल संविधान का। तो आज अपन देख रहे हैं उस पर परिवर्तन हो रहा। तो सवाल ये है कि पहले तो ये कि धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता शब्द उल्लेख है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली चीज तो ये नहीं है साहब। क्या उल्लेख है, पंथ निरपेक्ष है, और ट्रांसलेशन उसका सेकुलर, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी ये है कि क्या प्रियम्बल जो है अपना प्रस्तावना जो है वो अमेंड की जा सकती है क्या, बिल्कुल सब अमेंड की जा सकती है, और करी है अपने 42वें संविधान संशोधन से, एक ही बार अमेंड हुई, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन से अमेंड करी है, वर्ड जो नहीं है, वी डू वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलम रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये अपना नेचर है, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर, ये है सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हर शब्द का एक मीनिंग है, तो मीनिंग जैसे जानना हो तो मैंने पॉलिटी के अंदर अपनी क्लास देखी है, उसके अंदर ये सारे हैं, तो ये सेकुलर हैं यहाँ पे, तो वो सेकुलर ध्यान रखना है। तो इस बहाने अपन ने क्या चीज देखी भाई, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, प्रस्तावना में उल्लेख है, प्रस्तावना क्या संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, संविधान का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, ये सारी चीजें इसमें। और ये एक एक वर्ड का डेफिनेशन पूछते हैं मेंस में, सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, और रिपब्लिक क्या है। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं है, तो ये रिपब्लिक है। यूके जैसे जो है वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ हेड ऑफ द स्टेट आज जैसे चार्ल्स थर्ड है, तो वो राजशाही है वहाँ पे। यू पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें पहला वीडियो देखो, प्रियम्बल का सारी चीजें चर्चा में है। तो न्यूज ये है, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024, ठीक है। 26 जनवरी से अपन जैसे देखते हैं 4 दिन पहले 22 जनवरी, ठीक है। मंदिर के वास्तुकार है वो चंद्रकांत सोमपुरा। तो चंद्र से जैसे तो आपको ध्यान कैसे रहेगा, अपन जैसे वास्तुकार है ये, तो अपन को जैसे आपको ध्यान है जैसे कोण बनाने होते थे तो वो चंद्रमा रखते थे अपन कि लाओ कौन सा कोण बनाना है, 45 का बनाना है, 90 का बनाना है, अपने 165 या 180, ठीक है। तो चंद्रमा रख के अपन डिजाइन करते थे, तो वो हो गया वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर। चंद्रकांता नहीं है, चंद्रकांत गुजरात के। मूर्तिकार कौन है, अरुण योगराज, ठीक है। अरुण, तो अरुण अपना ध्यान रह जाएगा, अरुण का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य की मूर्ति के रूप में पूजा, तो अरुण हो गया मूर्तिराज, ऐसे। तो वास्तुकार तो चंद्रमा, ठीक है, मतलब चंद्रकांत, और मूर्ति सूर्य मतलब अरुण, मतलब चांद और सूरज दोनों आ रहे हैं, कहने का मतलब इस नाम के अंदर इतना सा है। चांद तो कैसे आ रहा है, मंदिर के वास्तुकार के रूप में, ठीक है। चांद को कभी अपने रोटी बना दिया, कभी चांद बना दिया, ठीक है, तो वास्तुकार चंद्रमा, और मूर्ति सूरज की, सूरज मतलब अरुण, ऐसे। तो सूर्य आ गया और चांद आ गया, सूर्य आ गया मूर्तिकार के रूप में, और चांद आ गया वास्तुकार। वास्तुकार मतलब जैसे पूरा मंदिर डिजाइन किया है, और मूर्तिकार वो जिसने सिर्फ मूर्ति मूर्ति डिजाइन करी है, ठीक है। अरुण योगराज कर्नाटक के थे ये, और ये वास्तुकार है ये गुजरात के, कर्नाटक के थे या है कर्नाटक के, अरुण योगराज। बाबरी मस्जिद, ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे पहले आया करता था अपने डेट के हिसाब से, तो 6 दिसंबर 1992 है ना, 91 नहीं है 92। तो जैसे हिंदुओं ने बोला कि यहाँ मंदिर था, मुस्लिम से बोला नहीं ये मॉस्को ही थी हमेशा, तो 2 जनों में लड़ाई हुई ना, तो ऐसे 6 दिसंबर 1992, ठीक है। ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 9 नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में कि हाँ यहाँ मंदिर था, सबको सुना और फिर बोला, ठीक है। 2019 9 आ रहा है, 9 कि 9 ये मस्जिद नहीं यहाँ मंदिर था, ऐसे, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद वाला एपिसोड काफी लंबा चला हुआ है, ठीक। और वेल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट बेटा देखते हैं, उसके अंदर अपने केस देखते हैं, समझ गए। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं उल्फा। उल्फा की ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ठीक है। मैंने इसे फुल फॉर्म शायद मैं लिखना भूल गया, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, यूनाइटेड उल्फा है ना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम,
यू से यूनाइटेड, एल से लिबरेशन, एफ से फ्रंट और ए से आसाम, उल्फा। अस्तित्व समाप्ति की घोषणा करी कि हमको अब अस्तित्व में नहीं रहना है, ठीक है ना। वैसे तो दो गुटों में बटा हुआ है, एक परेश बरवा वाला गुट है, वो इससे दूर रहा है, ठीक है ना, उसने ये समाप्ति की घोषणा नहीं करी है। तो मोटी मोटी न्यूज़ तो ये है कि उल्फा ने अपने अस्तित्व की समाप्ति की घोषणा करी है कि अब हमारा जो मकसद था ना वो पूरा हो गया, ठीक है। हम एक ग्रेटर या इंडिपेंडेंट, ये देखना अपन यहाँ पे मैंने लिखा होगा, मतलब ये क्या थी, ये ग्रेटर आसाम की बात करते थे, ठीक है। तो पहले तो बंदूक का सहारा लेते थे, लेकिन लोकतंत्र में बंदूक के लिए कोई जगह नहीं है, आओ बैठो बात करेंगे। तो केंद्र सरकार ने इनको शांति वार्ता का न्योता दिया, आए बैठ के बात करी और समस्या का समाधान हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अपना मकसद सिद्ध हो गया, अब अपन को क्या करना है। वर्तमान में अपन देखते हैं आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा, बीजेपी की सरकार है, ठीक है, यूं। और नॉट इक्वल टू परेश बरुआ गुट है, उल्फा का, वो इसमें शामिल नहीं हो। उन्होंने बोला नहीं, अभी भी हमारी जो मांग थी वो अस्तित्व रखती है, इसलिए उल्फा का गठन हुआ 1979 में, ठीक है। ये 1979 वही है जब अपन को नोबेल प्राइज मिला था, किसको, मदर टेरेसा को, पीस में 1979। तो देख लो, उधर तो नोबेल मिल रहा है, उधर अपन उल्फा संगठन बना रहे हैं, तो भारत में विरोधाभास कैसे, यूँ। खैर कहो भी अपन को तो याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। शिव सागर जिले में, ठीक है, ये देखो, ये किधर था ये उल्फा, ये जो अपन ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी देखते हैं ना, उसमें था ये उल्फा। ऐसे मत कर देना आप, इधर नहीं था, इधर जैसे अपन ये जो देखते हैं मेन वेस्ट बंगाल की तरफ, इधर नहीं था, ठीक है। ये किधर था, इधर आसाम में ऊपर, ये शिव सागर जिला, जहाँ अपने मेडाम देखे थे, वो शिव सागर में तो देखे थे, मेडाम डिब्रूगढ़ भी ऊपर ही है, भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो ये ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, ये तो इसलिए मैंने मैप बनाया। तो उल्फा का अस्तित्व कहाँ था, इधर ऊपर था। फिर इधर क्या था सर, इधर ये बोडोलैंड था, बोडोलैंड मैंने बताया था, ये अपना जो पश्चिमी आसाम है, इसी को अपन बोडोलैंड बोलते हैं, जो चिकन कॉरिडोर है ना, इधर वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से होते हैं जो अपन आसाम में जाते हैं, तो वो सारे जो जिले आते हैं वो अपने क्या है, वो बोडोलैंड है। तो बोडोलैंड इधर है, उल्फा इधर ऊपर था, ऊपर की तरफ। और कल मैंने अपन पढ़ ही रहे थे, तो मैंने बताया था कि आसाम ऐसा राज्य है जिसकी सातों जो 7 सिस्टर्स हैं उससे सीमा लगती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी, सिक्किम से नहीं लगती है। तो सिक्किम क्या है, सिक्किम तो वैसे भी 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता भाई। 7 सिस्टर में तो अरुणाचल, आसाम, अपने मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 आती हैं। सिक्किम तुलनात्मक रूप से थोड़ा अलग है, तो सिक्किम से सीमा नहीं लगती है, ठीक है, बाकी 7 से लगती है। और फिर लगती और किससे नहीं है, एक तो सिक्किम से नहीं लगती, और दूसरा आसाम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है ना। म्यांमार से देखा था अपन 1643 किलोमीटर, कल पड़ी थी वो न्यूज़, फ्री मूवमेंट रिजीम बंद किया गया ऐसे, मेती समुदाय की डिमांड पे, मणिपुर में थी, है ना। तो म्यांमार से नहीं लगती आसाम की सीमा। स्टूडेंट क्या देखता है, उधर वो चिपकाएगा सारे नॉर्थ ईस्ट के, और वो आसाम को भी ले लेगा, और म्यांमार नहीं, ठीक, एटलस में देखो। तो ऐसे ही उल्फा था। तो कौन से संगठन ने, क्वेश्चन क्या बना कि कौन से संगठन ने हाल ही में अपने अस्तित्व की समाप्ति की घोषणा करी, तो वो अपने उल्फा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, बिहार में सीएम के रूप में नीतीश कुमार, है ना। खास बात क्या है, ये है 9th टाइम, 9वीं बार सीएम बने, लगातार नहीं है वैसे, ओवरऑल 9, ठीक है, 9। तो अभी अपन ऊपर पढ़ ही रहे थे, देखो बाबरी मस्जिद का भी देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 9 नवंबर 2019, तो ऊपर नीचे 9 आ रहा है ना न्यूज़ में, अपन जैसे देख रहे हैं ऐसे। तो इसमें सरकार किसके, जनता दल यूनाइटेड प्लस एनडीए की। तो मैंने बताया था 18वीं लोकसभा में अपन ने जैसे देखा, तो जनता दल यूनाइटेड का सपोर्ट है उधर, केंद्र में भी, तो ऐसे ही नीतीश कुमार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जैसे आरएस का जैसे आप पेपर उठाओगे, तो एक बार कर्नाटक के संदर्भ में पूछा हुआ, उस समय सिद्धारमैया बने थे सीएम, तो पूछा था कौन सी बार बने, तो ये, ठीक है, 9वीं बार। और वैसे नॉर्थ ईस्ट में अपने देखा था, प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश 3री बार, प्रेम खांडू सिक्किम 2री बार। उड़ीसा के अंदर तख्ता पलट हुआ, 24 साल बाद नवीन पटनायक को हरा के मांझी आए, मोहन मांझी। आंध्र प्रदेश में फिर सत्ता परिवर्तन, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे। वो इन चारों को भी मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये वो 4 राज्य हैं जिनका विधानसभा चुनाव लोकसभा 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ हुआ था, ठीक है। बिहार उनमें नहीं है, बिहार तो अपनी 9वीं बार से आया ही है। फिर एक है G-20, तो ये G-20 है, तो टू बी लॉन्च बाई स्पेस एक्स, ठीक है ना, एलन मस्क। तो ये अपन मार्च 2024 पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर तो लॉन्च कर दिया, अरे यार वो अभी, ये तो अपन, मतलब ये जो न्यूज़ थी ये मार्च 2024 की है, लॉन्च तो अब किया है नवंबर 2024, दिसंबर 2024 के अंदर, है ना, करीबन 11 महीने बाद। तो उस समय ये चल रहा था। तो ये जिसे 20 भी बोलते हैं, इसको 2N भी बोलते हैं, वो देखेंगे, जनवरी 2025 वाले दर्पण में आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अटल ब्रिज, ठीक है। अटल ब्रिज की क्या खास बात है, ये देश का सबसे लंबा पुल है अटल, तो अटल बिहारी वाजपेयी से ऐसे, तो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। अटल बिहारी वाजपेयी का ये कह रहा था कि जो
रोल होता है इंसान के तकदीर, ये लकीर बनाने में, तकदीर है ना, तकदीर बनाने में लकीरों का जो योगदान होता है, हाथ की लकीरों का, वही योगदान होता है सड़कों का देश की तकदीर बनाने में। कहने का मतलब सड़कें देश के हाथ की लकीरें होती हैं, उन सड़कों के हाथ में देश का भाग्य है। ठीक है, तो ऐसे फिर ये सारा अपन जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देखते हैं, सब अटल बिहारी वाजपेयी के समय की देन है, 99 से 2004। ठीक है, और तीसरा जो कार्यकाल था। तो अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा सी ब्रिज। सी ब्रिज का मतलब क्या, इधर भूमि का टुकड़ा है, इधर भूमि का टुकड़ा है, बीच में ये पानी है। ठीक है, ऐसे तो सबसे लंबा। तो सर सबसे लंबा है तो जैसी कोई चीज लंबी छोटी आए तो ये देखो कि इसकी कितनी है लंबाई, तभी पता चलेगा। तो 22 किलोमीटर, ठीक है ना, 2 2 22, ऐसे 22 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे। तो जैसे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना हो तो एक बार 22 किलोमीटर आप देखो कितना होता है ना। कुछ जो भी आप जैसे जानते हो, जैसे यहाँ से अगर आप जैसे सैटेलाइट टाउन के रूप में जैसे चोमू है तो वो करीबन 25 किलोमीटर दूर है जयपुर से, तो आप अंदाजा लगा लो अभी कितना होगा पुलिया यूं। ठीक है, फिर इसका हुआ 12 जनवरी 2024, संक्रांत से 2 दिन पहले। ये जोड़ेगा किसको, सेवरी, साउदर्न मुंबई को नेवा सेवा से। ठीक है ना, और ये सेवरी जो है ना, ये तो साउदर्न मुंबई के अंदर है, और नेवा सेवा जो है ये रायगढ़ जिला है महाराष्ट्र के अंदर ही, उससे जुड़ा। ये नेवा सेवा जो है ना, ये नेवा सेवा पोर्ट जो है, और इसी के पास में ही एलिफेंटा केव्स जो अपन देखते हैं, शुंगकालीन एलिफेंटा गुफाएं। ठीक है, तो सेवरी साउदर्न मुंबई से, मतलब गेट ऑफ इंडिया के पास से थोड़ा स्टार्ट हो रहा है आगे से, और नेवा सेवा तक जाएगा ये। वैसे आप बॉम्बे का मैप देखोगे ना, तो बॉम्बे का मैप ऐसे दिखाई देता है यूँ। तो ये तो है गेट वे ऑफ इंडिया, ये सेवरी, और यहाँ ये है नेवा सेवा, इसको जोड़ेगा समुद्र से। सी लिंक का ये आ रहा है, सी ब्रिज। ठीक है, सेवरी, सेवरी का मतलब हो गया क्या, सुबह। ठीक है, सेवरी, सेवरी हो गया सुबह, और सुबह अपन नहाए तो नावा सेवा। ठीक है, नहाए सेविंग किए तो सेवरी से सेवा, यूं याद रखो, नेवा सेवा। सेवरी मतलब सेव टू सेवा, इधर सेव है इधर सेवा है, तो सेव से तो क्या हो गया सेवरी, और सेवा से क्या हो गया, इधर ही सेवा है तो नया सेवा। पोर्ट है ही अपना मुंबई, और नेवा सेवा पोर्ट तो देखते हैं, तो मुंबई पोर्ट तो ये इधर है, जैसे मैंने यूँ बनाया ना मुंबई, ऐसे मुंबई, तो नेवा सेवा तो ये मुंबई पोर्ट तो इधर है, और नेवा सेवा पोर्ट इधर है। इन दोनों पे लोड ज़्यादा है, इसलिए अपन अब बना रहे हैं क्या, वरावन, पालघर डिस्ट्रिक्ट। समझ गए, तो ये सेवरी और नेवा सेवा है। अब देखो क्या फायदा होगा, 2 घंटे का सफर 20 मिनट में तय हो जाएगा, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट के अंदर। पहले यूं घूम के आना पड़ता था धरती पे से, अब यूं से सीधा अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या नाम है, अटल ब्रिज, सेव टू सेवरी, मतलब सेव टू सेवा। सेव तो क्या है सेवरी, और सेवा क्या है नेवा सेवा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसको अपन बोलते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL। जाओगे आप वहाँ गाड़ी टोल दिखाई देगा, उस पर लिखा हुआ है MTHL में आपका हार्दिक स्वागत है। तो वो क्या है, मुंबई ट्रांस हार्बर। ट्रांस हार्बर का मतलब क्या होता है, एक हार्बर से दूसरे हार्बर तक। तो एक हार्बर अपना ये रहा मुंबई इधर जो है, ठीक है, साउदर्न मुंबई सेवरी, और दूसरा हार्बर, हार्बर का मतलब पोर्ट जो होता है, ये नेवा सेवा हो गया। तो ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट डेवलप करेगा। ठीक है, फिर एक अपन परियोजना देखते हैं जिसमें अपन देखते हैं कि एक तो भारतमाला, ठीक है, और एक है सागरमाला। तो सागरमाला है कि भारत के पोर्ट्स को इंटरलैंड से कनेक्ट करना, तो ये वो सागरमाला का हिस्सा है। और भारतमाला का भी हिस्सा है कि 2 घंटे जो लगते थे उसको 20 मिनट कर दिया यार तुमने, तो भारतमाला भी होगी, सागरमाला भी होगी। फिर एक परियोजना और चलती है, उसको अपन बोलते हैं पर्वतमाला। भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला। तो पर्वतमाला में ये नहीं है कि हिल स्टेशन में आप रोड वगैरह बनाओ, नहीं, वो बात करते हैं पर्वतमाला में रोप वे की, रोप वे है ना। जैसे उत्तराखंड में अपन जैसे देखते हैं, ऊपर जाना है आपको चमोली वगैरह जिले में, कहीं रोड बनाते हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा है, सब है, तो वहाँ रोप वे बनाओ आप, है ना। तो रोप वे से क्या होगा, कॉस्ट भी कम आएगी, लैंडस्लाइड से का भी इतना डर नहीं रहेगा, और रोड जब बनाते हैं तो इकोलॉजी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, इसमें कम है। तो ये हिली एरियाज के अंदर रोप वे बनाने की बात है, आम व्यक्ति के लिए, टूरिस्ट नहीं, आम व्यक्ति के लिए। तो ये है पर्वतमाला प्रोजेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पर्वतमाला। तो भारतमाला रोड्स का, जितने भी अपने मेन शहर हैं उनको रोड से जोड़ना। सागरमाला अपने जो बंदरगाहें हैं उनका विकास करना, सागर बंदरगाह सागर में होते हैं। और पर्वतमाला पर्वत क्षेत्र में रोप वे, रोड्स नहीं, कहीं आप सोचोगे रोड बनानी है पर्वतों के अंदर, नहीं, गलत हो जाएगा। रोप वे, उड़न खटोला जैसे बोलते हैं अपने, जैसे सामोद के अंदर है, फिर अपन सुंदामाटा पढ़ते हैं, सावित्री पुष्कर पढ़ते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये अटल ब्रिज वाली न्यूज़ थी। फिर अपन जैसे देखते हैं आदित्य, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आदित्य मिशन।
ये आदित्य मिशन के अंदर क्या है, ये सौर वेधशाला है अपनी, क्या है, सोलर ऑब्जर्वेटरी, सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना। तो सौर वेधशाला क्या होती है कि सर अपन वहां बैठे बैठे सूरज को देखेंगे अपन, ठीक है। तो सोलर ऑब्जर्वेटरी, तो गगनयान क्या था, कल बढ़ाया था गगनयान का, अंतरिक्ष में मानव भेजेंगे अपन, ठीक है। अभी आदित्य है, तो आदित्य का मतलब ही क्या होता है, किसका पर्यायवाची आदित्य बताओ, सूर्य का, तो ऐसे सूर्य की स्टडी करेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेग्रेंज मान बिंदु, लेग्रेंज मान बिंदु पर स्थापित 6 जनवरी 2024 को, ठीक है, लेग्रेंज बिंदु। अब देखो ये लेग्रेंज बिंदु क्या है, लेग्रेंज है, लेग्रेंज, तो पहले देखो लेग्रेंज बिंदु जो है ना, ये एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम, उन्होंने इस बिंदु को डिस्कवर किया था, तो उनके नाम के पीछे इस बिंदु को बोलते हैं लेग्रेंज बिंदु। आप तो लगेज से ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे 5 बिंदु हैं टोटल पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो देखो ये कैसे काम करता है, जैसे अपन ये देखते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ये इधर अपने सूरज हो गया, और ये अपने इधर जैसे अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ ये से है, ठीक है। तो जैसे ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में बिंदु है, ये L1 है, ठीक है। तो ऐसे ये पैराबोलिक बने हुए हैं, यूं ऐसे, यूं ऐसे, ऐसे यूं, तो टोटल 5 बिंदु है, जैसे ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया, मतलब यहाँ यूँ ऐसे दूरियाँ हैं, यहाँ से यूँ ऐसे यूँ जुड़े हुए हैं दूरियाँ ऐसे यूँ। तो ये यहाँ पे L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है। तो ये पहले तो समझो लेग्रेंज बिंदु है क्या, ये पृथ्वी और सूरज के मध्य बिंदु है, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। फिर दूसरी, इन बिंदुओं की खास बात क्या है, इन बिंदुओं की खास बात यह है कि यहाँ इन बिंदुओं पर पृथ्वी और सूर्य के बीच के जो गुरुत्वाकर्षण है वो दोनों का बराबर है, कि मतलब पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बराबर है और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बराबर है, मतलब कोई किसी को नहीं खींच सकता इस बिंदु पर। इस बिंदु से थोड़ा इधर रहोगे तो पृथ्वी की तरफ झुकाव रहेगा, इस बिंदु से थोड़ा आगे चले जाओगे तो सूर्य की तरफ झुकाव रहेगा, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, यहाँ पे अगर अपन इसको सौर वेधशाला को बनाएंगे तो स्टेबल रहने के अंदर अपन को ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी। यही अगर पृथ्वी की तरफ होता तो ये बिल्कुल वैसे ही, कोई आदमी अपन को पीछे खेचता है और अपन वापस आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ईंधन खर्च होगा ज़्यादा इधर हो जाएगा सूरज की तरफ तो जलने का खतरा रहेगा, ये तो भट्टी आगे तो भस्म हो जाएंगे। बीच में रखो, तो ये लेग्रेंज बिंदु है कि यहाँ पर इस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो दोनों का सेम है, ठीक है। यूं जैसे अपन रस्सा खींच करते हैं तो एक पोजीशन ऐसे आती है कि वो किधर ही नहीं जा रहा, वो स्टेबल हो गया वो पॉइंट, तो ये है वो लेग्रेंज बिंदु। तो यहाँ पे क्या सौर वेधशाला को स्टेबल रहने में मदद रहेगी, ठीक है। तो लेग्रेंज बिंदु पे स्थापित किया, लॉन्च किया था उसके 126 दिन बाद। लॉन्च कब किया साहब, अपन ने 2 सितंबर 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, 2 सितंबर। तो L1 बिंदु है और ये 2 सितंबर है, सितम, सूरज के सितम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या सितम आता है, तो 2 सितंबर, ठीक है। तो लॉन्च किया 2 सितंबर को, देखो लेग्रेंज बिंदु पे पहुंचा है 6 जनवरी 2024 को, ठीक है। 126 दिन बाद, 126 दिन का मतलब हो गया करीबन 4 महीने, 3 चौक 12, 120। तो सितंबर था, सितंबर पूरा गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया और जनवरी में जाते ही हो गया, तो 126 है ना, 120 में 4 महीने हो गए, 6 दिन वो हो गए, ठीक है। तो सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, ये आया यूपी में 4 एग्जाम हुए, इसके बाद चारों के अंदर एक क्वेश्चन आया, आदित्य मिशन कब लॉन्च किया गया। तो अपन को क्या दोनों आंखों से देखना है, 2 से तो क्या, एक सूरज एक पृथ्वी, ठीक है, दोनों आंखों से देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं अपन, सितम देख रहे हैं, किसके सितम देख रहे हैं, सूर्य के देख रहे हैं। तो ये याद रहेगा, सितम देख रहे हैं आदित्य का, आदित्य मतलब सूर्य, सौर वेधशाला 2 से 2, सितम सूर्य के, सितम से सितंबर, और 2023 तो भाई यूएसए 2023, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, मतलब एक अपने आप में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी तरफ अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो 2 सितंबर 2023, सितम। श्रीहरिकोटा इसरो से अपन ने छोड़ा गया है इसको, पीएसएलवी से छोड़ा है, देखो है ना। पीएसएलवी जैसे मैं बता रहा था, अभी अपन देखते हैं आगे ऊपर, पीएसएलवी जैसे जो है, तो पीएसएलवी का ये एक्सेल बिंदु है ना। तो ये एक्सेल बिंदु जो है पीएसएलवी का एक्सेल मॉडल है, जिसमें नॉर्मल पीएसएलवी से थोड़ी ज्यादा ताकत, ये मतलब ये पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच का है। L1 बिंदु जो है ये करीबन 37 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इस पीएसएलवी एक्सेल के अंदर अपन ने पावर डाली, और इसका L1 बिंदु का और क्या खास बात है, ये सूर्य से ओझल नहीं, ठीक है। मतलब अपन तो देखते हैं रात में अपन को सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये बिंदु ऐसा है कि सूरज को आप कंटिन्यू देख सकते हो 24 घंटे, ये L1 बिंदु के फायदे हैं। दूसरा, ग्रेविटेशनल बैलेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जैसा मैंने बताया, तो 2 फायदे हो गए, एक तो ओझल नहीं होएगा, 24 घंटे वो फोटो खींचता रहेगा सूरज की, ठीक है ना। और दूसरा, ग्रेविटेशन सेम है तो स्टेबल रहने में मदद करेगा क्या ये कि
जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप यूनिवर्स वाला चैप्टर देखना, उसमें है कि सूर्य की जो है, तो सूर्य की जो सतह है वहाँ पे सौर तूफान आते हैं, सोलर फ्लेयर्स, है ना, वो सूरज की ज्वालाएं जैसे बाहर अंतरिक्ष के अंदर जाती हैं यूँ, ठीक है। तो ये ज्वालाएं जब अपने नॉर्दर्न पोल पे आती हैं तो एरोरा एरोरिस और एरोरा बोरेलिस उसको अपन बोलते हैं, रंगीन लाइट है जैसे जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एरोरा बोरेलिस बोलते हैं उनको, ग्रीन कलर की लाइटें होती हैं। तो जब ये सोलर फ्लेयर पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाती हैं और वो वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं उनसे रिएक्शन करती हैं तो वो चमकीली लाइटें दिखाई देती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, एरोरा ओरोलिस और एरोरा बोरेलिस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आप अगर गूगल में डाल के देखो कैसी, मतलब जैसे अपन पटाखे छुड़ाते हैं रंगीन हरे लाल पीले नीले, ऐसे छूटते हैं ऊपर आर्कटिक पे और नीचे एंटार्क्टिका पोल के ऊपर, पोल्स पे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूरज के कंपेरेटिवली नजदीक है, पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, इसलिए, ठीक है। तो उनको स्टडी करेंगे, सौर तूफान जिसको सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। तो जैसे अपने हवाएं चलती हैं ऐसे सूर्य की सतह पर जो है वो मैग्मा बाहर जाता है, जो उसमें जैसे भट्टी जो जल रही है ना, भट्टी में से जैसे अपन यूँ अंगारे उछाले तो ऐसे अंगारे उछलते हैं, उसको सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, सौर तूफान, उनको स्टडी करेगा ये, ठीक है। ये चीज़ है। फिर क्या है, ये लाग्रेंज बिंदु जो है ना उसी को लाग्रेंज बोलते हैं। ये ऐसे 5 पॉइंट है सूर्य के बीच में जो है, मैंने बताया ये किसने डिस्कवर किए थे, जोसेफ लाग्रेंज ने, ये इटली के वैज्ञानिक थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमी में विश्वास रखते थे। यूँ इसरो का जो अपने आज देखते हैं हेड है एस सोमनाथन, 1969 के अंदर स्थापना हुई बेंगलोर के अंदर, ऐसे, ठीक है ना। इसरो के मतलब नॉर्मल बताया अपन ने। और जैसे फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च बार बार बताता हूँ, विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट अपने UR राव, ऐसे, ठीक है। तो ये 1969 है, अपन को ध्यान में रखना, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे जो है वो अपने तिरुवनंतपुरम में, केरला में, यूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आदित्य मिशन, काफ़ी लंबा ये चलेगा, सौर वेधशाला से रिलेटेड है। और कैसे ये डिफरेंट है अपने, और जो अपन पढ़ते हैं जैसे गगनयान देखा, आदित्य देखा, इनको अपन को ध्यान में रखना है कि ये डिफरेंस क्या है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़ है एक्स स्पॉट, मतलब एक्सपो सैटेलाइट, है ना, इसको जैसे एक्सपो सैटेलाइट, ठीक है, एक्सपो सेट से सैटेलाइट है, और एक्सपो क्या है वो देख लेते हैं। तो एक्स से तो क्या है, एक्सरे है, ठीक है, जैसे गामा रे, अल्फा रे, एक्सरे। दूसरा है ये पोलरीमीटर, पोलर है और फिर आर और मीटर है, पोलर पोलरी, पोलर से हो गया पोलरी, पोलर बियर होता है, पोलर से पोलरी, पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्चर है एक्सपोसैट। क्या है, खगोलीय एक्सरे का स्रोत जानने के लिए, जैसे अपन आकाश में देखते हैं कि एक्सरे का मतलब वो किरण जिसका अपने को पता ही नहीं है कि इसका सोर्स क्या है, उसको अपन एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये फर्स्ट पोलरीमीटर मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पोलरीमीटर का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है ध्रुवण मापी, ध्रुवण मापी, ठीक है ना, इसरो ने लॉन्च किया। ये किस किस को स्टडी करेगा, ब्लैक होल, ठीक है ना। अपन को ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि 1983 के अंदर नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर, किसको, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इन ब्लैक होल के लिए, है ना। कि उसने उन्होंने बताया था कि स्टार्स की लाइफ में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो पल्सर क्या होता है, ये ब्लैक होल क्या होता है। तो वो ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर यूनिवर्स वाला वीडियो है, उसको आप देखो, पूरा समझा रखा है उसमें, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होता है, कि क्यों ऐसे कहते हैं, क्यों इसका नाम ब्लैक होल है, कि कुछ जाता को बाहर ही नहीं आता, डेंसिटी ज़्यादा है इसकी बहुत ज़्यादा, यूँ वो डेंसिटी क्यों है, सब उसमें समझा रखा है। ब्लैक होल है, पल्सर, ये स्टार्स होते हैं, पल्सर स्टार्स, ठीक है। फिर ये रेडिएशन, सोलर, जैसे आप बताया ना कि खगोलीय अंतरिक्ष के अंदर किरणें मूव करती रहती हैं, तो कहाँ से आ रही हैं किरणें, ठीक है। आकाशगंगा, अनेक मतलब असंख्य मिल्की वेज हैं, ठीक है। अपना जैसे जो आकाशगंगा उसका नाम मिल्की वे, तो सारी चीज़ें उसके अंदर समझा रखी हैं, बिल्कुल एक वेन डायग्राम से, इतना गजब वो प्लेलिस्ट है, देखोगे तो देखते रह जाओगे, ठीक है। ब्लैक होल्स, मतलब रुचि है तो देखो, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप देखो और व्यूज़ बढ़ाओ, है ना, पढ़ना चाहते हो तो देख लो, नहीं तो वो तो रखी हुई है, जैसे सूरज उगता ही है, ठीक है। तो सूरज को अपनी क्या आभा बिखेरनी है, जिसकी किस्मत है वो देख लेगा लाल सूरज को, बाकी वो तो उगा और वापस छिप जाएगा, ऐसे है, ठीक है। तो ब्लैक होल्स क्या है, इनकी स्टडी आज तक दो में ही करी है, एक तो USA और दूसरा है इंडिया, ठीक है। और तो इंडिया में जैसा बताते सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो नो डाउट उनका अमेरिका से भी संबंध था, और वो मतलब उन्होंने वहाँ भी जाकर रिसर्च करी है सारी। तो ये ब्लैक होल जैसे ही है, तो मतलब क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ब्लैक होल और पल्सर स्टार्स या आकाशगंगाओं की स्टडी के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, क्या वो गगनयान है, क्या वो आदित्य है, या क्या वो एक्सपोसैट मिशन है। क्या मिशन है, एक्सपोसैट,
तो एक्स तो क्या है गगन, इसके अंदर एक्सरे आ रहा है ना, एक्सरे आ रहा है ना, एक्सरे का मतलब हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ से आ रही है किरण, इतना पता है कि किरण आ रही है। तो इसीलिए मतलब रदरफोर्ड जब किया था एक्सरे का इन्वेंशन, तो पता ही नहीं कि यार ये क्या क्या किरण है, क्या इसकी वेवलेंथ है, क्या सोर्स है, नहीं पता, तो उसको नाम दे दिया एक्सरे। पोलरीमीटर, मतलब पोलरीमीटर का मतलब ये ध्रुवों से आने वाली को नापेंगी, पोलरीमीटर, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्चर, तो सैटेलाइट तो अपने लॉन्च किया है ऐसे, ठीक है। ये पहला पोलरीमीटर मिशन है इंडिया का, इसरो से लॉन्च हुआ है, मतलब अपने इसरो इसको डेवलप कर रहा है ऐसे, है ना। फिर अपन जैसे देख लेते हैं इसके बारे में, ये कब कब क्या हुआ। तो PSLV C8 से ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने देखा था आदित्य भी लॉन्च हुआ PSLV XL से, ये भी PSLV से हुआ, PSLV C58 से। हाइट या ऑर्बिट कितनी है, 650 किलोमीटर, ठीक है। 1/1/2024 को किया गया, न्यू ईयर वाले दिन ही, ठीक है। इसरो ने सौगात दी, बिड़ते उस दिन न्यूज़पेपर में यही था कि नई सौगात की खगोलीय पिंडों या आकाश गंगा का अपन जानेंगे। तो इससे क्या पता लगेगा कि अंतरिक्ष में कहीं और भी जीवन है क्या, ठीक है। ये कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ जानने का प्रयास है, ठीक है। श्रीहरिकोटा से अपन ने लॉन्च किया ही ऐसे। स्टीफन हॉकिंग्स हैं, अपन ने देखा आप तो जीवन नहीं है, मैं जिंदा नहीं है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स मतलब जन्म से अपाहिज, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरे स्पेस का स्टडी किया एक व्हील चेयर पर बैठे बैठे, और इतनी कालजेई चीज़ें उन्होंने करी। उन्होंने बताया कि मैं लिख के दे दूँ कि जितना मतलब बाकायदा उनके डॉक्यूमेंटेशन में है सारा, कि पृथ्वी से भी कई गुना आबाद ग्रह इस अंतरिक्ष के अंदर आपको है मिलेंगे, बस वो पढ़ने की जरूरत है। तो उन सब से उनकी रिसर्च से ये इंस्पायर हुई चीज़ें ही है। और स्टीफन हॉकिंग्स को एक बार आप देखना, है ना, उनकी फोटो ही देखना, स्टीफन हॉकिंग्स, एक बार डालो गूगल में, नाम डालो स्टीफन हॉकिंग्स, STEPHENHWKINS, ब्रिटेन के थे। फोटो उनकी वो व्हील चेयर पे आते थे, बचपन से अपाहिज थे, मतलब यूं कहा जाता है कि ये अपाहिज थे तो इन्होंने इतनी रिसर्च कर दी। बाई चांस अगर ये नॉर्मल ह्यूमन होते तो क्या होता, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए, ठीक है। और यूं कहते हैं कि जैसे गैलीलियो हुआ, न्यूटन हुआ, है कि नहीं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं से ही नहीं, उन्हीं की स्टडी नहीं कर पाए हैं आज तक अपन, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन करके गए हैं अगले आने वाले 500,000 साल तक ये जो स्कॉलर्स हैं उनको गाइड करते रहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स। इतना इनके पेपर, इनके रिसर्च वर्क की वक्त है, देख लो आप, ब्रिटेन के थे ऐसे है, ठीक है। तो ये सब उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाने के जैसे प्रयास हैं। जैसे आप न्यूटन वगैरह का देखते हैं, =mc² सब देखे गए, ग्रेविटेशन देखे गए, है कि नहीं, आज उसी को स्टडी चल रही है ऐसे। तो यही वो चीज़ है। तो एक्सपो सेट। फिर क्या देखते हैं अपन, ये बेस्ट स्वच्छ राज्य की जैसे रैंकिंग आती है, इसमें इंदौर लगातार आ ही रहा है। पहले तो राज्य देख रहे थे, शहर बाद में, पहले राज्य अपन देखा महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़, ठीक है, राज्य की बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, MP सेकंड नंबर पे। अब आते हैं शहर, ठीक है ना। शहरों में इंदौर जैसे अपन देख रहे हैं, इंदौर 7वीं बार लगातार आया पहले नंबर पे। लेकिन इस बार अलग बात क्या हुई है कि इंदौर के साथ साथ सूरत को भी अपन ने क्या दिया है, स्वच्छ शहर का दर्जा दिया है। तो ये इंदौर संयुक्त रूप से पहली बार आया है, और ओवरऑल जो है 7वीं बार ये लगातार स्वच्छ शहर आया भारत का, सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाल ही में इंदौर को स्वच्छ शहर घोषित किया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, किस शहर के साथ, और तो सूरत उसका आंसर है। जैसा आपको ध्यान है, अपन ने भुखमरी में 105 रैंक देखी थी भारत, और भारत के साथ और कौन सा दूसरा देश था वो, युगांडा ऐसे। कौन ये रैंकिंग जारी करता है, बाई आवासन व शहरी मंत्रालय, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, ये है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था क्वेश्चन अपने UPSC के अंदर। ये स्वच्छ जो रैंकिंग है कौन जारी करता है, तो आवासन एंड शहरी मंत्रालय। और 11/1/2000 को ये रैंकिंग हर साल आती है, अभी आने वाली है 11/1, तब आप देखना ही वापस इंदौर आएगा, क्योंकि इंदौर के अंदर जैसे खास बात है ना, आप उसके ऊपर केस स्टडी देखना। आज जैसे जितने भी जैसे आते हैं, आप प्रोफेशनल होते हो IAS के अंदर, है ना, उनको इंदौर विजिट कराया जाता है, ये स्वच्छ शहर कैसे है। तो यहाँ पे जैसे आप वो डोर टू डोर कलेक्शन, एक तो वो बहुत गजब है, GPS ओरिएंटेड है सारा, और दूसरा क्या है वहाँ पे जो ना वो सेग्रीगेशन या सेपरेशन है कचरे का, गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है ना। वही ब्लू बॉक्स है, येलो बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, तो वो क्या है, वो वहीं पे छट जाता है कचरा। आप ये देख लो, मान लो ये पेन मेरा खराब हो गया, मैंने इसको कचरे में डाल दिया रसोई के कचरे के साथ ही, अब
इसका बाद में इस रसोई के कचरे से इसको अलग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कचरे के फिर यहाँ से जाएगा कचरे की वो आएंगी गाड़ी, फिर वो एक बड़े ट्रक में डालेंगे, फिर वो स्टोरेज वो जो डंप यार्ड्स बने वहाँ डाल देंगे और वो पहाड़ नुमा से आकृति वो बन जाती है, हीप्स, टीले बन जाते हैं कचरों के। तो ये छटनी जो होगी ना कचरे की, ये सिर्फ घर में ही होगी, उस डस्टबिन में ही। आगे अगर घर में छटनी नहीं हुई तो इसको कहीं नहीं छांट सकते आप, और छांटोगे तो फिर वो कॉस्ट इतनी हो जाती है कि वो जो अपन उससे पाएंगे बेनिफिट उससे ज़्यादा उसकी तो कॉस्ट हो जाएगी छटनी की। ये इंदौर के अंदर है, इसलिए इंदौर सबसे सोचा है। तो अब जैसे सीग्रेशन हो जाता है तो जो गीला कचरा है वो खाद बनने में चला जाता है, जो सूखा कचरा है वो रिसाइकल होने के अंदर चला जाता है, खत्म। मेहनत क्या करी उन्होंने, मेहनत उन्होंने घर के अंदर ही करी है, घर के इन द सेंस कि घर में ही इस कचरे को आप बंटवाओ, तो वो सारी प्रॉब्लम अपने आप सुलझ जाएगी। ना तो आपको बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ेंगे सेपरेशन के लिए, और ना उन पर कोई कॉस्ट आएगी, इसलिए सफल है वो। और आपने देख लो राजस्थान में क्या पोजीशन है, छुपी हुई थोड़ी अपन से हुई, ये चीज़ है। खैर जो भी है, निष्कर्ष यही है, सही दिशा में जा रहे हैं, बस स्पीड कम है। फिर अपन देख लेते हैं, एक है हिम तेंदुए। तो आप जैसे देखोगे अपन ने है ना थोड़ा सा शायद आई थिंक अप्रैल वाली में पढ़ा था, तेंदुए, चीता नहीं, मैं बार बार चीता तो वही आ गया, नामीबिया 8, साउथ अफ्रीका 12, ये तेंदुए, तेंदुए करना है। अब तेंदुए में एक वैरायटी और होती है हिम तेंदुआ, ठीक है, जो मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की में रहता है। मतलब ये नॉर्मल है, इसकी हाइट करीबन 6 से 7 किलोमीटर, मतलब 6000 मीटर के ऊपर ये पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर्स, तो ये देख लो कितनी ऊंचाई पर है ये। तो इनका वैज्ञानिक सर्वेक्षण सबसे पहली बार किया। तेंदुए अपन ने पढ़े अप्रैल के अंदर, अप्रैल या मई में। ये आगे हिम तेंदुए ऊपर रहते हैं, काफी ऊंचाई पे, देख लो। अपन ने कल किलिमंजारो देखा था, उसकी हाइट थी करीबन 5800 मीटर के लगभग, है ना। अब मैं बता रहा हूँ ये तो 6000 मीटर पर, देख लो। मतलब किलिमंजारो में तो ये मिलेंगे ही नहीं, अपन को चाहिए हाइट 6000 प्लस। तो अपन जैसे अपने पर्वतमालाएं देखते हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण जो देखते हैं क्रम, वो है कोराकरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और फिर शिवालिक। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है अपना, कोराकरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है ना। लद्दाख तो अपने देख लिया, लद्दाख के अंदर ये जास्कर, ये श्रीनगर, डल झील वगैरह देखते हैं। इसमें पीर पंजाल में अपने देखते हैं वैष्णो देवी, जम्मू के अंदर जो है वो है पीर पंजाल। शिवालिक के अंदर जो कुल्लू मनाली देखते हैं अपन, ये वो है। तो याद कैसे रहता है, शिवालिक शादी, कुल्लू मनाली जा नहीं सकते, सोच तो सकते हैं ना यार चलेंगे कुल्लू मनाली अपन, ऐसे कीजिए। तो शादी शिवालिक, कुल्लू मनाली, ये जम्मू है, ये श्रीनगर है, ये लद्दाख जो अपने कारगिल, लेह, खारडुमला जो सारा देखते हैं ये वो है। और ये कोराकरम जो है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है सबसे ऊपर। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे नदियों का आता है सिंधु, ठीक है, फिर झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये व्यास, ये सतलज, और सतलज ये आके ये इसमें मिली और ये ऐसे मिली। त्रिशूल अब तो दिखता ही होगा, त्रिशूल नहीं दिखता, ये एक त्रिशूल रहा, ये एक त्रिशूल रहा, मतलब वाई, एक त्रिशूल, एक वाई और एक ये वाई। कितना अच्छा हो गया, देखो सिंधु सागर, छज, रचना, ये बारी, ये बिस्ट। आती है समझ, ऐसे नहीं आती समझ, नहीं आया खुला तो नवंबर की देख लो दर्पण नेशनल, आएगी समझ में। चलो, तो अपन चल रहे थे हिम तेंदुए, ये बताया। तो फर्स्ट वैज्ञानिक सर्वेक्षण सर्वाधिक है 700, मतलब कुल है 718, सबसे ज्यादा है लद्दाख के अंदर। और जब मैंने तेंदुए पढ़ाए थे ना, तो तेंदुए में था कि ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ है सबसे ज्यादा, और हिम तेंदुए कहाँ है, लद्दाख। क्यों, पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची, किस हाइट में मिलती है, 6 मीटर के लगभग, 6 किलोमीटर का। ये था लद्दाख की तरफ देखने को मिलता है, लद्दाख, कोराकरम और लद्दाख रेंज जो आई ना, ये होता है। समझ गए, ऐसे है ये अपने। तो ये अपने मार्च का नेशनल था, एक बार देख लें सरसरी निगाह से। सबसे पहले अपने देखा अयोध्या राम मंदिर, इसके साथ मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन, जब सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। तो देखो अपन तो सेकुलर है, हर धर्म की सुनते हैं, हिंदुओं का भी सुना, मुस्लिम में भी अपन इस्लामिक कल्चर हज आयोजन करते हैं, जैन, पारसियन, सिख, ईसाई सबकी भारत सुनता है, तो वो सेकुलर करेक्टर। मेंस के अंदर क्वेश्चन आया कि फ्रांस देश जो है वो भारत के सेकुलर करेक्टर से क्या सीख सकता है। तो फ्रांस के अंदर जैसे थोड़ा एंटी मुस्लिम एटीट्यूड रहा, वो हिजाब वगैरह पहनने से तो वहाँ हमले हुए, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो ये है भारत का सेकुलर करेक्टर। तो 42वां संविधान संशोधन बताया मैंने आपको, कभी सेकुलर वर्ड जुड़ा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी आधा संविधान पलट के रख दिया था ये, ठीक है ना। तो ये सारा बाबरी मस्जिद की डेट 6 दिसंबर 1992, दो आंखें, एक हिंदू एक मुसलमान, और 6 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 9 दिसंबर 2000, नो ना या मस्जिद ना मंदिर है, लेकिन मंदिर के अवशेष ज़्यादा मिलते हैं, तो नो सुप्रीम कोर्ट, है ना। वैसे देखो आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे ना, तो मैंने आपको जब पॉलिटी के अंदर पढ़ाया हुआ प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, उसमें क्या है, अपना एक आर्टिकल है, ठीक है ना, 123 की राष्ट्रपति परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट से कि बताओ क्या क्या था यहाँ,
ठीक है। तो ऐसा ही परामर्श राष्ट्रपति ने मांगा हुआ सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर कि आप बताओ कि यहाँ पे क्या था, मस्जिद थी या मंदिर था, ठीक है। तो आप जैसे बोलते हैं ना, देखो उसमें मैंने कैसे बता रखा है कि उसमें नहीं समझा रखा है कि देखो राष्ट्रपति अगर 123 के तहत मांगता है ना, 123 के तहत, तो आपको बुक्स में मिलेगा कि राष्ट्रपति मांगता है, राष्ट्रपति ने मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है, ये बुक्स में लिखा हुआ है, ये गलत है ना। आप खुद ही सोच के देखो, राष्ट्रपति सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, फर्स्ट रीजन, वो किसी से कोई चीज पूछ रहा है और वो ये बोल देगी कि नहीं मैं तो बताऊंगा नहीं, क्या बोला, मैं तो बताऊंगा नहीं, तो क्या वो अराजकता नहीं हो गई? क्या वो अराजकता हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में बैठे हो, मैंने आपसे पूछा कि बाबरी मस्जिद कब ध्वंस हुई थी, वो डेट बताओ, तो देखो अब दो चीजें हैं, मतलब ओवरऑल तीन चीजें मैं आपको बताऊं, या तो आप मेरे को आंसर दे दोगे कि सर वो 6 दिसंबर 1992, या आप मेरे को क्या बोलोगे कि सर प्लीज मैं भूल गया, या मेरे को क्या है याद नहीं है, या मेरे को पता नहीं है, ये बोलोगे आप, है ना भाई। या तो यस बोलोगे या एक तरह से ये नो हो गया, नो बोलोगे। अब तीसरी चीज आती है कि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं। क्या आप बोल सकते हो? क्या मुझे ऐसा बताओ कि मैं तो बताऊंगा ही नहीं, कर लो क्या कर लोगे? क्योंकि अगर ये अपन ने बोला तो इसका मतलब क्या हुआ कि अराजकता हो गई एक तरह से, कि आपने अथॉरिटी को चैलेंज किया और मैं जो पूछ रहा हूं तो आपने बताया नहीं, तो कहने वाला मनमर्जी हो गई, एरोगेंस हो गया, अराजकता हो गई, इस जवाब में बताऊंगा ही नहीं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है एक, है ना, ये अनुशासन है कि मैंने पूछा है तो आप बताओगे, या तो यस का जवाब दो 6 दिसंबर 1992, या सर प्लीज सॉरी पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता कुछ भी। ये तीसरा जवाब अपन नहीं दे सकते। ये कि ये चीज लागू होती है इस आर्टिकल 123 में। राष्ट्रपति ने पूछा कि बताओ, हर बार 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 पूछते ही है, समय समय पर लेते ही रहते हैं सुप्रीम कोर्ट से राय, तो या तो सुप्रीम कोर्ट बता देगा कि ये चीज है, या सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा कि नहीं हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, लेकिन वो ये नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट की मैं तो जवाब ही नहीं दूंगा। समझ रहे हो? तो अब जो बुक्स में जो लिखा हुआ है ना कि जैसे पहले बाबरी मस्जिद, सुनो क्या हुआ, तो बाबरी मस्जिद के लिए पूछा राष्ट्रपति ने, तो यस भी नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि हम डेफिनेटली कुछ नहीं कर, सबको सुना सुप्रीम कोर्ट ने, जापान से सर्वे एजेंसी आई, उसने सर्वे किया, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनसे पूछा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को क्या जवाब दिया कि हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वहां मंदिर थी, एक मस्जिद थी, लेकिन जवाब तो दिया ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बोल दे हमको बताऊंगा नहीं, क्या कर लोगे? तो ये जो बुक्स में लिखा हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है, ये इस संदर्भ में लिखा हुआ है। बाध्य इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि जैसा राष्ट्रपति ने पूछा आपको हाँ में हाँ मिला के वैसा ही जवाब देना है, ठीक है, लेकिन जवाब देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता, ना में मना कर सकता है, ना में मना किया ना, तो वो जो ना है ना सुप्रीम कोर्ट की, उसको बुक्स पढ़ गई क्या कि देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो ये इंटरप्रिटेशन वाला इशू है, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना। अब चूंकि जैसे प्री में क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्री तो देखो ऑब्जेक्टिव होता है, वहां इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादातर आंसर वो नो में जाता है कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। और फिर ये जो राष्ट्रपति को दी ना, राष्ट्रपति भी इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। भाई राष्ट्रपति सुप्रीम अथॉरिटी यार, वो कैसे मान लेगा? उसको सच्ची को तो मान लेंगे, नहीं मान लेंगे। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला हमें तो पता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति फिर कंक्लूजन ये निकाला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं था तो मंदिर यार, वैसे नहीं है कि नहीं। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है, वो इस संदर्भ में है, ना में आज जवाब आ गया ना, तो इसका मतलब बाध्य नहीं है यार, ठीक है पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बताया, जवाब दिया। और दूसरा, राष्ट्रपति ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया ना, लेकिन राष्ट्रपति फिर भी आगे बढ़े, फिर मंदिर पर निष्कर्ष निकला ना, आज अपन जैसे देखते हैं कि मंदिर बना कि नहीं बना, ऐसे है ना। तो इसको फिर ज़्यादा मेंस में लिखते हैं ना ये कि आर्टिकल, ये प्रेसिडेंट की ये जो एडवाइजरी पावर है, ये सलाह लेने वाली जो पावर है ये, तो इसमें पूछते फिर अपन ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, देनी पड़ेगी, चाहे उसको नो में ही दो। ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ है। तो मैंने उस वीडियो में भी समझा रखा है, फिर आज चूंकि अभी जैसे आ गया तो इसमें काफ़ी लंबा चला हुआ केस लो है ये यूँ। उल्फा का फिर मैंने बताया कि उल्फा पहले तो अस्तित्व कहाँ, अपने नॉर्थ ईस्टर्न आसाम ऊपर शिवसागर जिले में, डिब्रूगढ़ के पास, ठीक है। तो आज इसने अस्तित्व की घोषणा करी है कि अब जरूरत नहीं है क्योंकि मकसद था पूरा हो गया, शांति स्थापित है। बोडोलैंड इधर है अपने, ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरफ नीचे बताया। बिहार में 9वीं बार बने नीतीश कुमार, नो ऊपर अभी नो आ रहा था, ये देखो ये नो आया, नो ये नो आया 1979, ये नो आया। और यहाँ मैंने बताया 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था अपने मदर टेरेसा को पीस में, तो वेस्ट बंगाल में तो पीस के लिए नोबेल मिला है। और 1979 के अंदर उल्फा का तुम यार गठन कर रहे हो, 2024 में इन्होंने मना किया कि अब अस्तित्व नहीं है,
बेटा तो क्या है ना 97 शिव सागर, वो मैदाम जो पढ़े थे अपन ने, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी 43 में। G20 था कि स्पेस एक्स एलन मस्क से लॉन्च करवाएंगे, ये तो मार्च की बात है, करवाएंगे, नवंबर में हो गया, दिसंबर में हुआ ना लॉन्च। अटल ब्रिज, ठीक है ना, अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा ब्रिज 22 किलोमीटर। सेव टू सेवा, सेव तो क्या है सेवरी, और सेवा क्या है नेवा सेवा, रायगढ़ जिला, ये मुंबई में, दक्षिण मुंबई रायगढ़ जिला, मुंबई से नासिक थोड़ा सा नीचे रायगढ़। 2 घंटा 20 मिनट हो गया। मुंबई MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, बताया मैंने सारा डिटेल में। और कैसे वो एलिफेंटा केव से जुड़ा है वो बताया वीडियो में सारा। फिर अपन देखते हैं ये आदित्य मिशन आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सौर वैधशाला है L1 पॉइंट पे लॉन्च करेंगे। L1 पॉइंट मैंने बताया सेम बिंदु, ग्रेविटेशन दोनों का सेम हो जाएगा, और कभी भी ओझल नहीं होएगा वो सौर वैधशाला से सूरज। और मकसद क्या है कि वो जो सोलर फ्लेयर्स हैं उसको अपन को पढ़ना है। L1 लॉन्च कब किया गया, 2 सितंबर 2023, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ये। सूरज को दोनों आंखों से देखना है, और सूरज के सितम देखने हैं, तूफान देखने हैं ना, क्या यहाँ क्या पढ़ेंगे अपन, सौर तूफान, सोलर फ्लेयर्स, ये सूरज के सितम देखने हैं। तो सितम से सितंबर दोनों आंखों से देखने हैं। एरोरा ऑरोरीज देखेंगे, एरोरा बोलेरीज देखेंगे, ठीक है, नॉर्दर्न पोल आर्कटिक एरोरा एरोलीज, और दक्षिण पे एरोरा बोलेरीज। समझाया सारा, पढ़ना। और ये जोसेफ लैग्रेंज ने ये लैग्रेंज पॉइंट डिस्कवर किए थे, टोटल 5 हैं पृथ्वी और सूरज के बीच में। एक्स स्पॉट क्या है, ये एक्सरेज जो है उनको नापने के लिए पोलरीमीटर मिशन इसरो ने लॉन्च किया है। पहला है ब्लैक होल्स, पल्सर, रेडिएशन, आकाशगंगाओं, इन सबको ये पड़ेगा, इसरो ने लॉन्च किया। कब, न्यू ईयर पे। तो न्यू ईयर पे जैसे आपको देखा न्यू ईयर, पता नहीं न्यू ईयर में क्या होगा, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा पता ही नहीं, एक्स बना हुआ है हमारे लिए तो न्यू ईयर पूरा। तो न्यू ईयर पे लॉन्च किया गया था ये, भिड़ते ही नई साल का अखबार में, ठीक है। एक्सपो सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से अपने किया। फिर इधर अपन ने देखा स्वच्छ शहर, शहरी आवासीय है, वह शहरी मंत्रालय जारी करता है। राज्यों में सबसे पहला महाराष्ट्र है, शहरों में सबसे पहला इंदौर है, लेकिन इस बार इंदौर को संयुक्त घोषित किया गया, इंदौर के साथ सूरत को भी पहली बार, और इंदौर लगातार 7वीं बार है। हिम तेंदुए पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, कुल 718 है, और सर्वाधिक है अपने लद्दाख के अंदर, है ना। ये हिम तेंदुए जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है। मई अप्रैल में पढ़ा अपन, ये हिम तेंदुए आ गए, मिलते हैं 6000 मीटर की ऊंचाई पे, 6 किलोमीटर। और पर्वत श्रेणियाँ बताई फिर, कोराक्रम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, ऐसे, ठीक है। तो ये अपने नेशनल था मार्च का, रिवीजन करो। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनेशनल अपने मार्च का।